हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। आज हम बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम का एक सीक्वेंस में नहीं चलेंगे पर हम रैंडम टॉपिक्स को चूज़ करेंगे जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है एक बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आपने अपने क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये तो पढ़ा ही होगा कि रेजिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, वन इट इज़ इन सीरीज एंड द अदर वन इट इज़ इन पैरेलल। तो जब हम कैसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है, जो सर्किट बना हुआ है वो पैरेलल में है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर यही आती है कि करंट को फ्लो करने के लिए अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिल जाए, सर्किट के अंदर अगर आपका करंट है और उसको फ्लो होने के लिए एक से ज़्यादा डायरेक्शंस मिल रही हैं, सो वी कैन से इजीली कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो पैरेलल में है। दैट मीन्स एक चीज़ बहुत ट्रू हो जाएगी यहाँ पर पैरेलल के लिए कि करंट जो है वो मल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, करंट के पास सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जो आई इस सेल से या बैटरी से देख सकते हैं आप, दो सेल हैं, बैटरी है दो सेल की, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, बट इस पॉइंट पे उसको दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, तो वो दो रास्तों में अपने आपको बांट देगा और इन्हीं दो रास्तों में बंटते ही हम बोल सकते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वाई? बिकॉज हेयर करंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो आई से इधर चला गया I1 और इधर चला गया आपका I2। तो जो ऊपर I1 गया है उसकी फेसिंग होगी R1 रेजिस्टेंस से, और इधर जो फेस करेगा I2 जो है वो R2 को फेस करेगा। इन केस ऐसा होता कि अगर मैं एक और रास्ता बना देता, जैसा कि इस वाले डायग्राम में बनाया है, इधर से करंट आया I, यहाँ तक भी I ही जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा इस तरह से, तो इस तरफ जाएगा I1, इस तरफ जाएगा I2 एंड इस साइड जाएगा आपका I3। तो इट डिपेंड्स कि आपके रास्ते कितने हैं, जितने रास्ते होंगे करंट अपने आप को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद वो करंट जो है वो अलग अलग रास्तों पे चला जाएगा, I1 I2 I3 पे। ठीक है, एक खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि करंट जितने पार्ट्स में भी आपको अपने आप को डिवाइड करेगा, उसमें जब वो वापस मिलेगा तो वो दोबारा से वही करंट बन के निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर से अगर करंट 10 एम्पियर का गया है, तो ऊपर वाले में अगर 6 एम्पियर गया, नीचे वाले में 4 एम्पियर गया है, तो जब ये इधर आएगा तो वापस ये 6 और 4 मिलकर दोबारा से 10 ही बना देंगे। दैट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं इसका लिखूं तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इस वाले का अगर लिखूं तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा टोटल करंट की वैल्यू का, कि यहाँ पे जो करंट है वो दो आएंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड हेयर इट विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर करंट अपने आप को डिवाइड कर रहा है सर्किट में, वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, और अगर वो नहीं करता है देन द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज। एक और आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि सिर्फ दो ही पॉइंट रहते हैं कॉमन, जैसे ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में ही सारी रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको भी अगर आप ए और बी का नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही आपका क्या है, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं इनका वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज का अगर आपको दूसरा नाम पता हो तो वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एंड पोटेंशियल जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में जस्टिफाई होता है। नाउ इस पॉइंट का एक पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ऑब्वियसली ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम रहने वाला है। हाँ, सीरीज में कुछ अलग बात होती है, सीरीज में पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच का पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा, बट पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम है, जिसकी वजह से आपके उन दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका भी वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा। तो इधर आप ऐसे कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट जाता है, या आप ये कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, कहेंगे कि रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ ऑल ऑफ देम हैव वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन कॉमन एंडिंग पॉइंट। तो ये जो वन कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है और वन कॉमन एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है कि उनका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। आफ्टर दैट एक खास बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो कम वैल्यू की होती है उस पूरे सर्किट में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उससे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये सर्किट प्रोवाइडेड है, इस सर्किट में आप देख सकते हैं चार रेजिस्टेंसेस गिवन है, 1 ओम की है, 2 ओम की है, 3 ओम की है और 4 ओम की है। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोट जो हमने अभी लिखा है, जो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस, वो इसमें जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है सबसे छोटी वैल्यू वाली उससे भी कम आएगी। दैट मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी उसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी कम आती है। ठीक है,
तो इसमें फिर हमें फॉर्मूला निकालने की बात आती है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन रहता है यहाँ पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है करंट डिफरेंट रहता है, ठीक है, और वोल्टेज सेम रहता है ना। अगर मैं एक सर्किट बनाऊँ जिसके अंदर दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो करंट गया है वो डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे I1 और I2 में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट ये हो गया A और एक कॉमन पॉइंट ये हो गया B। तो A और B के बीच का जो वोल्टेज होगा वो तो सेम रहने वाला है। दैट मीन्स इसका वोल्टेज भी आपका V ही रहेगा और नीचे वाले का वोल्टेज भी आपका V रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे जो करंट जाने वाला है वो I1 है और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। बट देन यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तो हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। अगर मैं पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ की बात करूँ तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे करंट की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले के लिए बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे V इज इक्वल टू IR लगाना है तो V की वैल्यू तो यहाँ पर V ही है, लेकिन I की वैल्यू इस वाली लाइन में I1 है और R की वैल्यू है R1। तो V इज इक्वल टू IR की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I1 R1, जिसकी वजह से I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपॉन R1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले के लिए लिखूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा V इज इक्वल टू I2 R2, जिसकी वजह से मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी I2 के टर्म्स में और वो हो जाएगी I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन बन चुकी है। अब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को एक चीज मानूं, इक्वेशन A I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो मेरे पास I की वैल्यू भी है, I1 की भी है और I2 की भी है। इसी तरह अगर मैं एक 3 लगा देता है यहाँ पे R3, तो उसकी भी ऐसी ही बन जाती है I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ऑलराइट, तो हमारे पास जो इक्वेशंस प्रेजेंट है, अगर मैं उन इक्वेशंस की सारी वैल्यूज मतलब I की, I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर A में डालूं, जो मेरे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो ये पूरी इक्वेशन मेरे पास बन के आएगी, जिसको मैं फिर V अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस R को हम RE भी लिख सकते हैं, जहाँ पे RE का मतलब होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस के लिए है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर 3 होती तो यहाँ पे प्लस V अपॉन R3 आ जाता एंड यहाँ पे प्लस 1 अपॉन R3 आ जाता, तो ऐसा सो ऑन चलता रहता है। 1 अपॉन R4 आएगा, 1 अपॉन R5 होगा। और अगर आपको पता नहीं है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी है, यानी कि रजिस्टर्स जो है वो n लगे हैं, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 100 500 कितनी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है पैरेलल में प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बहुत से बच्चे यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको लगाना है, क्योंकि अगर प्लस नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन RN, जहाँ पे RN कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने 7 रजिस्टर्स की बात की है, तो 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 करते करते प्लस 1 अपॉन RN की जगह R7 आएगा। ऐसे 100 होगा तो 99 तक जाके R100 पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। एक तो ये केस हो गया इसका। दूसरा केस है, ये इंपॉर्टेंट है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका बहुत टाइम सेव करेगा। इसमें वो कह रहा है कि जो पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे हैं अगर उन सब की वैल्यू सेम हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। सो इफ ऑल ऑफ दीज हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मींस R1 R2 इन सब की वैल्यू क्या है, R है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन RE, R1 की जगह R आएगा, R2 की जगह भी R आएगा, RN की जगह भी R आएगा, ठीक है। तो देखो अगर दो रेजिस्टेंस होती तो अगर यहाँ पे करके देखते हैं, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस होती तो 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कितना आ जाता 2 अपॉन R, तो हो जाता 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 2 अपॉन R। यानी कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, रेसिप्रोकल भी अगर करें सीधा इसको ऊपर और इसको ऊपर, तो RE इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन 2, राइट। अगर 3 होता तो R अपॉन 3, 7 होता तो R अपॉन 7, 1000 होता तो R अपॉन 1000, राइट। लेकिन हमारे पास कितने हैं, n है, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा R अपॉन n, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, 2 अपॉन R, फिर प्लस 1 अपॉन R, 3 अपॉन R, 4 अपॉन R, ऐसे करते करते आगे n अपॉन R हो जाएगा। लेकिन ये 1 अपॉन RE की वैल्यू हमें चाहिए RE, तो रेसिप्रोकल करके आ जाएगा R अपॉन n, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये जो फॉर्मूला है, ये जो इसका एक्सप्रेशन है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।